हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट। कल जो हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस और न्यूट्रिशन क्या था और न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है, हेटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेसिस तक स्टोमेटा तक क्लियर हो गया था। अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड the mode of nutrition in which an organism take food from another organism is called heterotrophic nutrition। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म है, जो एनिमल्स हैं, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो उनको हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, इस तरह के मोड को। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद है organisms other than green plant and blue green algae follow the heterotrophic mode of nutrition। यानी ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर और बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं सब वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, या उनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो हेटरोट्रोपिक मोड होता है। इसके बाद आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। और वो कौन से हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, इसके बारे में सारा तुम जो है पढ़ लेना या इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। तो अब तीनों पार्ट पढ़ेंगे। तीनों पार्ट में पहला आता है हमारा क्या? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं तो इसमें है इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्केट करते हैं द डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, याद रखेंगे। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सेक्रेट द डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड। वो फूड पर अपना डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। द फूड इज़ डाइजेस्टेड, और फूड जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है। वाइल इट्स स्टिल टू बी इंजेक्टेड, वो जब अंदर लेते हैं तो फूड को इंजेक्ट करने के बाद जैसे ही उसके ऊपर वो अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। द डाइजेस्टिव फूड इज दैन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, जब वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अंदर लिया जाता है। ठीक है, ऑल द डिकम्पोजर्स फॉलो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सम इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाइज ऑल्सो फॉलो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे कि हाउस फ्लाइज है या और भी बहुत सारे जिसके अंदर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। और जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया आते हैं हमारे, जो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। जैसे कोई एनिमल्स अगर मर जाता है, मरने के बाद वो ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उसको खाकर ख़त्म कर देते हैं और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन करते हैं, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं और डिटर्जेंट भी कहते हैं इनको। ठीक है, अब आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक में क्या होता है? इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर होता है, यानी पहले एनिमल्स क्या करेगा? अपना खाना बिल्कुल अंदर खा लेगा, अंदर लेने के इनटेक करने के बाद फिर उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो इसी मोड को फॉलो करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म विच lives inside the outside another organism host and derives nutrition from it, it is known as parasitic, and this type of mode of nutrition is called parasitic nutrition। for example cactus, ticks etc। तो जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी जीव होते हैं, वो या तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड रहेंगे या किसी इनसाइड रहेंगे, तो रहते ज़रूर हैं, और जिस पर वो रहेंगे उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पैरासाइटिक। और जिसमें वो रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर है तो हम उसके लिए होस्ट हैं। ठीक है, जहाँ वो रहता है उसको होस्ट कहते हैं। तो जो भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिस ऑर्गेनिज्म पर रहकर उसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है तो वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। अब इसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन जो है, अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल विच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये ध्यान रखेंगे।
इन होलोजोइक न्यूट्रिशन इन द डाइजेस्टिव ऑफ फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फूड। तो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें पहले फूड को बॉडी के अंदर ले जाया जाता है इनटेक करके, फिर उसका जो है डाइजेशन होता है। दस डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये मैंने बता दिया भी, जैसे कि बॉडी के अंदर ले जाने के बाद फिर भोजन या जो फूड होता है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। अगला पॉइंट है होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपन्स इन 5 स्टेप। तो ये 5 भागों में होता है। पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर एसिमिलेशन होता है, एंड सबसे बाद में होता है इजेशन। ठीक है। इंजेक्शन का मतलब होता है खाने को अंदर लेना, डाइजेशन का मतलब होता है खाने को पचाना। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है क्या, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है खाने के अंदर से जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करना। फिर एसिमिलेशन क्या होता है, जो अभी अभी हमने न्यूट्रिशन लिया था उस न्यूट्रिशन को सही सही जगह पर जहाँ उसको जाना चाहिए वहाँ पर पहुँचाना। और इजेशन का मतलब होता है बेकार चीज़ों को या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना। अब ये डायग्राम भी देख सकते हो न्यूक्लियस अमीबा का, अमीबा में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है। तो पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक फूड पार्टिकल्स घूम रहा होता है। तो जो फूड पार्टिकल्स होता है अमीबा उसको धीरे धीरे अंदर लेता है सीडोपोडिया से। तो सीडोपोडिया से उसे घेर लेगा और सीडोपोडिया उसे अंदर लाने की कोशिश करता है। और फिर तुम देख सकते हो इसमें ये धीरे धीरे जो फूड पार्टिकल अंदर आया, तो जो फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा तो उसके बाद जो अमीबा होता है, अमीबा की बॉडी में फूड वैक्यूल्स होते हैं जो फूड को चारों तरफ से घेर लेंगे और वो फूड को डिवाइड करके जो है डाइजेशन कर लेते हैं। और जो खाना भी मिला उससे क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है अमीबा को। ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है फिर से बाहर उसको निकाल देता है। अब इसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स लाइफ प्रोसेस, चैप्टर का ही है। तो ह्यूमन बींग में जो भी न्यूट्रिशन होता है वैसे तो पता होना चाहिए। इसका डायग्राम तुम आराम से बुक से देख लेना, इम्पोर्टेंट है, बनाना ज़रूर। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखा है ह्यूमन बीइंग आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स विच हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल होता है। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं हर फंक्शन में काम करने के लिए एक अलग सिस्टम दिया हुआ है। उस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और एक सिस्टम एक स्पेसिफिक कार्य को पूरा करता है, काम को पूरा करता है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स एनिमल है। द ह्यूमन digestive system is composed of an alimentary canal and some accessory glands। तो जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो वो कंपोज्ड यानी बना होता है एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक है। कैनाल्स का मतलब यहाँ पर बहुत सारी पाइप। ठीक है। जैसे ईसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये कैनाल्स में आ जाएंगे। और सम एसेसरी ग्लैंड्स का मतलब है तो जो कुछ एसेसरी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एंजाइम्स है उनको सीक्रेट करते हैं। जूस है जैसे कि गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है। जो हमारा स्टमक में होता है उसको सीक्रेट करना, अगर वो सीक्रेट नहीं होगा तो जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये जो एसेसरी ग्लैंड्स है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं द एलिमेंट्री कैनल्स इज़ डिवाइड। The alimentary canal is divided into several parts like esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था। तो इन सबको मिलाकर एलिमेंट्री कैनल बनती है। ठीक है। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे टंग्स में पाए जाते हैं, लीवर है, पैनक्रियाज है, आर द एसेसरी ग्लैंड्स। ये एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं विच लाई आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनल्स। तो ये जो भी एलिमेंट्री कैनल्स होंगे इसके आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं और अपने सीक्रेट उसके अंदर छोड़ते हैं। ठीक है। जो भी एंजाइम्स वगैरह ये निकालते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्रेज द एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल्स एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना है। ठीक है। अब इसके बाद आता है एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या होता है। एलिमेंट्री कैनल में इट कंप्राइज ऑफ माउथ,
ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब चीज़ आती हैं एलिमेंट्री कैनल्स में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या आता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आता है बच्चों स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ यानी जीभ में होता है, और फिर आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये हमारे स्टमक के नीचे होती हैं, जैसे कि लीवर के आसपास। ठीक है, और लीवर भी इसी में ही आता है और पैनक्रियाज भी इसी में ही आता है। इन सब से कुछ ना कुछ जो है निकलता है। ठीक है, सलाइवा ग्लैंड से एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को चिकना बनाते हैं, और चिकना बनाने के साथ साथ उसका कार्बोहाइड्रेट में बदलने की कोशिश करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कई सारे जूस निकलते हैं, जैसे कि HCl होता है। ठीक है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, या और भी बहुत सारे जूस निकलते हैं जो भोजन को पचाने के लिए, फूड को डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। लीवर से निकलते हैं, पैनक्रियाज से निकलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स जिनके अलग अलग काम होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं माउथ। अच्छा, ये डायग्राम है, देखो 4 टाइप है, इसको समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले माउथ में क्या करते हैं, फूड जो होता है वो इनटेक द होल फूड। ठीक है, सारे खाने को क्या कर लेता है, वो इनटेक कर लेता है। दूसरा आता है टीथ मीन्स दांत, तो ये च्युइंग करते हैं या ग्राइंडिंग ऑफ फूड, या तो भोजन को चबाते हैं, ग्राइंडिंग उसको घुमाते हैं। टंग का काम होता है रोलिंग ऑफ फूड, ये तो तुम्हें पता ही है सबको, भोजन को रोल करती है और रोल के साथ साथ उसका टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग भी करती है कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। ठीक है, और इसके बाद देखते आगे। अब ये जो खाना है, खाने के अंदर अब इम्पोर्टेंस आती है सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो ये क्या करती है, स्लोइंग, पुशिंग डाउन द फूड, सीक्रेट सलाइवा, म्यूकस, जो स्टार्च ले होता है, स्टार्च में सलाइवा मिलती है। ठीक है, और सलाइवा में कौन सा एंजाइम्स निकलता है, वो निकलता है एमिलेज। ठीक है, याद रखेंगे, एमिलेज जो भी पढ़ना चाहो हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेना। और ये क्या कर देता है, ये स्टार्च को बदल देता है माल्टोस में। ठीक है, जिसे हम शुगर कहते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा स्टमक। अब वो खाना ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। अब स्टमक के बाद क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं, और गैस्ट्रिक जूस हमारे यहाँ पर 3 टाइप के हैं। ठीक है, उसमें पहला है पेप्सिन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और तीसरा है म्यूकस। तीनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं, पढ़ेंगे। तो जो बच्चों पेप्सिन होता है, ये एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। तो याद रखेंगे, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये मेक मीडियम एसिडिक। तो ये जो स्टमक का मीडियम होता है उसको एसिडिक बनाता है, जिससे कि पेप्सिन अपना काम सही तरीके से कर सके, यानी प्रोटीन को और अच्छी तरीके से तोड़ सके। अब बात आती है प्रोटीन को कहाँ से तोड़ता है। प्रोटीन को बच्चों तोड़ा जाता है, जो हम खाना खाते हैं उस खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिले होते हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। ठीक है, तो उस खाने में से प्रोटीन को अलग निकालना ही प्रोटीन का तोड़ना होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन। चलो अब पढ़ते हैं आगे म्यूकस। तो म्यूकस में क्या है, म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है इनर लिनिंग द स्टमक। ठीक है, तो जो लिनिंग का मतलब होता है अंदर वाली झिल्ली। तो जो स्टमक की अंदर वाली झिल्ली होती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो HCl है वो मीडियम कैसे बनाता है, एसिडिक। तो जो स्टमक की अंदर की लेयर होगी वो तो जो HCl है उससे हार्म हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है हमारे पास म्यूकस। ठीक है, जो म्यूकस जो है एसिड से बचाता है अंदर की लेयर को, स्टमक के अंदर की लेयर को। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा, अब खाना जो है ठीक है स्टमक में रहा, स्टमक में 2 से 3 घंटे रहने के बाद ये फिर आगे चलता है। आगे चलने का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जैसे जाता है देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा वैसे ही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो है विली लाइक स्ट्रक्चर होता है। विली एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है, VILLI विली। तो ये विली जो है एक जैसे हमारी फिंगर के स्ट्रक्चर होता है ऊपर की साइड से। ठीक है, जहाँ से फिंगर मुड़ती हैं तो वहाँ से जैसे स्ट्रक्चर होता है, तो सेम वैसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है,
पढ़ते इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है हेल्प इन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द ब्लड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो पूरे अच्छे से याद रखेंगे इसको, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये खाने को एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी हेल्प करता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही दूसरा पार्ट है रिसेसिव सेक्रेशन फ्रॉम, ठीक है। तो कुछ और सेक्रेशन होते हैं जैसे कि लीवर का, पैनक्रियास का। तो जो लीवर से निकलेगा वो निकलता है हमारा बाइल जूस, और बाइल जूस क्या करता है, लार्ज ग्लूकोज को या फैट ग्लूकोज को, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल फैट ग्लोबल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी ऐसे भी कह सकते हो लार्ज फैट को ये कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फैट पार्टिकल्स में, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, म्यूसिफिकेशन कहते हैं, याद रखेंगे। अब जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, और पैनक्रियाटिक जूस भी दो तरह का होता है, एक तो होता है हमारा ट्रेप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज, ट्रप्सिन और लाइपेज। अब इनका भी अलग अलग फंक्शन होते हैं ट्रप्सिन और लाइपेज के। तो जो ट्रेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, याद रखेंगे बहुत अच्छे से। अब इसके बाद आता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिविंग बीइंग यानी जो जिंदा जीव होते हैं वो फूड को यूटिलाइज़ करने के लिए, फूड के अंदर से एनर्जी को लेने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये बात बिल्कुल अच्छे से। और फिर बाद में उसके क्या है, रेस्पिरेशन इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो रेस्पिरेशन होता है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब सभी को पता है कि जिसमें ऑक्सीजन बढ़ती है और हाइड्रोजन घटती है। तो रेस्पिरेशन इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, प्रोड्यूस एनर्जी, और एनर्जी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइड ऑफ द रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है। एंड द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड, और एनर्जी रिलीज होने के बाद स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। एटीपी इज स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीज्ड एज पर नीड। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है, और जो बची हुई एनर्जी होती है उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। एटीपी की फुल फॉर्म याद रखेंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, और जैसे ही एनर्जी की नीड होती है हमें बाद में, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी को रिलीज़ कर देता है और हमारी बॉडी को मिल जाती है। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जब हमें भूख लगती है और हम खाना नहीं खाते, तो एक टाइम ऐसा होता है कि भूख लगनी बंद हो जाती है, उसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी को रिलीज़ कर दिया है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई है, तो हमें भूख की कोई आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। तो जब वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी फिर से हमें भूख लगेगी एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें आता है जो रेस्पिरेशन है वो भी दो तरह का होता है, एक तो वो जिसमें ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन के द्वारा होगा, और एक वो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है यानी ऑक्सीजन के द्वारा नहीं होगा। तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और पायरुविक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जो पायरुविक एसिड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी इज़ रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, और पानी के अणु इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, और इसमें बनते हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कुछ बनते हैं, और जो पायरुविक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी को रिलीज़ करता है। और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एब्सेंस का मतलब क्या है कि वह उपस्थित नहीं है।
ठीक है। तो बिना ऑक्सीजन के होने वाला रेस्पिरेशन अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। पायरुविक एसिड इज़ आइदर कन्वर्टेड इनटू एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पायरुविक एसिड होता है वो कार्बोहाइड्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट ना होकर एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। और एथिल अल्कोहल इज़ यूजली formed in case of anaerobic respiration in microbes like yeast और बैक्टीरिया। तो ये भी याद रखेंगे। तो जो एथिल अल्कोहल बनता है वो मोस्टली इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ही बनता है, ठीक है। यीस्ट और बैक्टीरिया उसको बनाते हैं, उनको माइक्रोबेस कहते हैं। लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्म्ड इन सम माइक्रोबेस एज वेल एज इन द मसल सेल। लेकिन जो लैक्टिक एसिड होता है वो सम माइक्रोबेस में भी बनता है और एज वेल एज इन द मसल सेल में भी बनता है। मसल सेल्स कहने का मतलब है जैसे कि हमारी बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी ये बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मसल सेल है, तो उसमें भी लैक्टिक एसिड बनता है। जैसे कि हम मान लो सुबह सुबह के टाइम बहुत तेज़ी से दौड़े और बहुत तेज़ी से दौड़ने के बाद हमारे शरीर में थकन महसूस होती है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं कि लैक्टिक एसिड बना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आता है द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज फॉलो। तो जो ऊपर वाली सारी बातें थी वो हम इन रिएक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन होंगी। एक तो होगा हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या बनेगा, देखो तीनों कंडीशन में ये तो ग्लूकोज सेम रहेगा, ठीक है। ग्लूकोज को ही हमें तोड़ना है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में इन ग्लूकोज का क्या होता है वो हम देखेंगे। तो हम डायरेक्ट अगले वाला पढ़ते हैं, यानी ये वाला। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किन किन चीज़ों में तोड़ा जाता है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर वाटर और एनर्जी। ये जब होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी ऑक्सीजन उपस्थित हो, यानी जब ऑक्सीजन उपस्थित है तभी ये सारा कुछ होगा। सारा कुछ होने का मतलब है CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस होने का मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल यानी C2H5OH बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। और इसके बाद जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन है बट क्या है, कम है, ना तो पूरी तरह से है और ना ही बिल्कुल है, बिल्कुल बंद है, तो इसलिए थोड़ी सी ऑक्सीजन है। तो वहाँ पर हमारा बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद रख लेना, CH3CHOHCOOH, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। जैसे कि अभी मैं पीछे बता रहा था कि जब हम दौड़ते हैं सुबह सुबह या कभी भी, तो हमारे मसल्स में पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है और हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। स्कूटी की चाबी मिली है क्या? बच्चों वीडियो में असुविधा के लिए खेद है। चलो पढ़ते हैं आगे। जो पीछे से आवाज़ आ रही है उन पे ध्यान ना दें, मेरी आवाज़ पे फोकस करें और ध्यान से समझें, ठीक है। अब इसके बाद यही फिर से आया जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो वही है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है पहला, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। मैं पेंसिल का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सही रहेगा। चलो ठीक है, अब सही है, ठीक है। तीनों को पढ़ेंगे अब ध्यान से, फिर से वही है, कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने ग्लूकोज लिया, साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद जो पायरुवेट था, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी। या तो ऑक्सीजन नहीं होगी, अब्सेंस होगा, या लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, या प्रेजेंस। तो तीनों में देखेंगे। जब एब्सेंस होता है तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है।
और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये ह्यूमन के अंदर होगा, किसके अंदर होगा, ह्यूमन के, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पहला पॉइंट है बच्चों इसमें टेक प्लेस, एरोबिक वाला टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अनएरोबिक में देखते हैं टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। फिर एरोबिक का दूसरा पॉइंट है ओकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन ओकर इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O, तो इसके जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, CO2 और H2O होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, इसमें अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है। फिर इसके बाद है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी एरोबिक में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर एनर्जी जो रिलीज होती है उसके अंदर लेस अमाउंट होता है, यानी कम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो एनर्जी होती है अल्कोहल लैक्टिक एसिड में वो बदल जाती है, एनर्जी इसमें मिलती ही नहीं है। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें एनर्जी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिल जाती है। ग्लूकोज जो होगा इसमें पायरुवेट और ये CO2 H2O और एनर्जी में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें जो है ग्लूकोज और जो पायरुवेट होता है एथेनॉल और H2O एनर्जी में बदलेगा। इन मसल सेल ग्लूकोज पायरुवेट और लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बदलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो देखते क्या है ये। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ लंग्स का मतलब है एक जोड़ी फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े का मतलब दो फेफड़े। दीज आर अटैच टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब विच ओपन इन द आउटसाइड थ्रो द नोस्ट्रल। तो ये जो फेफड़े होते हैं एक ट्यूब से जुड़े रहते हैं जो हमारी नासा द्वार, नासा द्वार का मतलब होता है नाक का द्वार, में जाकर खुलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है किस किस तरह से, ठीक है, किस किस तरह से जो हमारा रेस्पिरेशन होता है। ये फॉलोइंग कुछ मेन स्ट्रक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो पहला आता है नोस्ट्रल, नोस्ट्रल हम सीधा नाक से स्टार्ट करेंगे इसे फेफड़ों तक, ठीक है। तो जो नोस्ट्रल है पहला पॉइंट देखते हैं उसे अच्छे से। जो नोस्ट्रल है बच्चों, देयर आर टू नोस्ट्रल फ्रॉम कन्वर्ज टू फॉर्म ऑफ अ नेसल पैसेज, ठीक है। तो ये नोस्ट्रल का मतलब जो हमारे नोज़ होती है इसके जो दोनों गेट होते हैं उसको नोस्ट्रल कहते हैं, और ये एक नेसल पैसेज में जाकर मिल जाते हैं। हमारे नाक के अंदर एक नरम हड्डी होती है, नरम हड्डी के पीछे की साइड ये जाकर दोनों एक ही पैसेज हो जाता है, एक ही रास्ता हो जाता है। द इनर लिनिंग ऑफ द नोस्ट्रल इज़ लाइंड बाय हेयर एंड रिमेन वेट ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन। तो जो हमारा नोस्ट्रल होता है उसकी जो झिल्ली होती है उसमें थोड़े थोड़े बाल होते हैं, हेयर, और थोड़ा म्यूकस भी जमा रहता है जो टाइम टाइम पर निकलता रहता है। इसके बाद देखेंगे आगे को, आगे क्या है इसमें। द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प इन फ्लटिंग द डस्ट पार्टिकल आउट फ्रॉम इनहेल्ड एयर। तो जो बाल होते हैं, म्यूकस होता है, ये जब हम सांस को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस टाइम पर डस्ट पार्टिकल को या और भी जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे लिए हार्मफुल उनको क्या करते हैं, अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। फर्दर एयर इज़ वार्म्ड अप व्हेन इट एंटर नेसल पैसेज। तो फिर उसके बाद जो है जो एयर अंदर जाती है, ठीक है, एंटर करती है नेसल पैसेज में, वो थोड़ी साफ़ होती है और अंदर जाती है वो थोड़ी गर्म भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो है फॉरेनेक्स, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यू आफ्टर द नेसल पैसेज, ठीक है। जो फॉरेनेक्स होता है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नेसल पैसेज से आगे को कंटिन्यू होता है। फिर उसके बाद आता है लेरनेक्स, दिस पार्ट कम आफ्टर द फॉरेनेक्स। तो फॉरेनेक्स के बाद लेरनेक्स आता है,
और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, और इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब इसके बाद आता है चौथा पॉइंट बच्चों। चौथे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज की रिंग से बना होता है। और कार्टिलेजिनियस रिंग प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो जो कार्टिलेजियस रिंग होती है ये एयर के अब्सेंस में ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, अगर एयर नहीं भी होगी तब भी जो हमारा ट्रेकिया है वो सही काम करेगा। अब इसके बाद आता है ब्रोंची। ब्रोंची जो भी तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ लो इसको। अ पेयर ऑफ ब्रोंची कम्स आउट फ्रॉम द ट्रेकिया विद वन ब्रोंचस गोइंग टू ईच लंग्स। तो जो ब्रोंचीज होती हैं ये ट्रेकिया से निकलती हैं दो, और ये दोनों फेफड़ों लंग्स तक जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो ब्रोंची होती है उसके आगे कुछ लगा रहता है जिसके अंदर एयर भरती है। भरने से पहले वाली जो ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचियस डिवाइड टू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग्स। तो जो ब्रांचेस होता है दो पार्टों में डिवाइड होता है, और उसकी सब ब्रांचेस जो होती हैं वो लंग्स में अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। फिर सबसे लास्ट में लगा रहता है इन पर एल्वोली। दीज आर एयर सेक एट द एंड ऑफ ब्रोंचियल्स। तो जो ब्रोंचियल्स के आगे लगे रहते हैं एंड पर उनके एल्वोलीज। द एल्वोलस इज़ कंपोज्ड ऑफ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। तो ये एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन से बने होते हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन, जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, ओपन होती है। दिस इज़ एल्वोलस वेयर इज़ द ऑक्सीजन मिक्सड विद द ब्लड। तो ये वह जगह होती है जहाँ पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट फ्रॉम द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर होती है। तो एल्वोलीज एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है और ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वोलीज। तो गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है बच्चों, एल्वोलीज में होता है। टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर और डिफरेंशियल, और ये प्रेशर का डिफरेंट होने से ही ये एक्सचेंज होता है गैस का। ठीक है, गैस का एक्सचेंज मीन्स ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। अब इसके बाद ये डायग्राम है, ये डायग्राम तो तुम्हें खुद ही देखना है। ठीक है, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग, ये तुम्हें अच्छे से बुक में भी दिया हुआ है। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स आते हैं, नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, फ्रैंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंची, लंग्स, उसके बाद ब्रोंचियल्स, और फिर एल्वोलीज होते हैं, और फिर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और इस पास में इसी के साइड में डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, ये भी देख लेना कि कौन सी कहाँ पर होती है ज़रूर। अब इसके बाद आता है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसे ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, एक एरोबिक अनएरोबिक और एक ये वाला इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये बहुत अच्छे टॉपिक है। ठीक है, पहला देखते हैं इनहेलेशन में। इनहेलेशन का मीनिंग मैं समझा देता हूँ हिंदी में। इनहेलेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। तो इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। तो जो थोरेसिक कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी होती है हमारी, वो एक्सटेंड हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। और इनहेलेशन में थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती है। इनहेलेशन में रिब्स लिफ्ट अपवर्ड, तो ये जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, बाहर की साइड आ जाएंगी। और जो एक्सहेलेशन में जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती है, मूव डाउनवर्ड ही नीचे की ओर चली जाती हैं। इनहेलेशन में डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, तो जो डायफ्राम होता है वो शेप में फ्लैट हो जाता है। और एक्सेलेशन में डायफ्राम बिकम डम शेप, तो ये जो एक्सेलेशन में जो होगा ये डम शेप में हो जाएगा। और इनहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर द लंग्स। तो इनहेलेशन में लंग्स का एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे कि एयर अंदर एंटर कर जाती है। और एक्सेलेशन में वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, वॉल्यूम कम होता है, जिससे कि ऑक्सीजन या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, एयर होती है, लंग से बाहर जाती है, एग्जिट फ्रॉम द लंग, बाहर निकल जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एक वीडियो और आएगी इसकी, और ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार तुम आसानी से देखो, जो चीज़ समझना है मुझे बता देना मैसेज करके। ठीक है, और 2-3 बार इसको देख लो तो रिवीजन पक्का हो जाएगा। कल वाली पहला पार्ट भी देख लेना, सेकंड पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट कल को मिल जाएगा और ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। ओके।